नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन नमस्कार। बोल रहा हूँ, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश भर की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जिससे कि देश कोर्ट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी बढ़े। आखिर देश को पता तो चले कि लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, क्यों किसी का फेवर लिया जाता है, क्यों किसी के साथ में पक्षपात किया जाता है, क्यों अन्याय किया जाता है। ऐसा क्या कारण है जिसका पता चलना चाहिए। तो इसके लिए आज हमारी मीटिंग हो रही है इसी टॉपिक के ऊपर कि क्या फैमिली कोर्ट्स के अंदर भी जो कार्रवाई होती है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तभी न्याय निष्पक्ष मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो इसी मुद्दे के ऊपर आज हमारे साथ एक क्या नाम है, हमें एक पीड़ित है जो काफी टाइम से इन्हीं कोर्ट से पीड़ित है, फैमिली कोर्ट से ही पीड़ित है वो। तो वो अपना अनुभव शेयर करेंगे इसके ऊपर और बताएंगे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर, आपका परिचय। मेरा नाम अनुपम गोस्वामी जी। और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ कानून में सुधार के लिए, जुडिशियल प्रोसेस सुधारने के लिए। और दूसरा मैं एक कहता हूँ कि मेरा एम है कि सारे लॉज जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, प्रोसीजर जेंडर थोड़ी न्यूट्रल आवाज होना कम चाहिए। आ रही है, थोड़ा माइक के पास आके बोलिए। मेरा संघर्ष चल रहा है कि हमारे सारे कानून इस देश में संविधान की धारा 14 के हिसाब से दे शुड बी इक्वल फॉर ऑल जेंडर, दे शुड नॉट बी स्पेशल लॉ फॉर एनी जेंडर। किसी एक लिंग के लिए विशेष कानून नहीं होने चाहिए, सबके लिए समान न्याय और सबके लिए समान प्रतिक्रिया होनी प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे भी आपका जो अनुभव रहा है कोर्ट के अंदर, आपने तारीख पे तारीख भुगती है, आपने अपने एविडेंस भी दिए, लेकिन उसको जैसा आपने इग्नोर कर दिया या आपको सुना या नहीं सुना। आपके हिसाब से अगर कोर्ट के अंदर उस टाइम कैमरा रिकॉर्डिंग होती और जो भी आपके साथ 20, 30, 40, 50, 100 तारीख आपने किसी कोर्ट के अंदर भुगती, तो उसकी एक रिकॉर्डिंग आपके पास होती तो उसके क्या फर्क पड़ता उससे आपको। देखो, एक एक्सटेंट तक तो फर्क पड़ जाता, लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बहुत लंबी है। उसमें बहुत सारी चीजें हम चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग, अगर हमें आज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो कुछ हद तक तो कंट्रोल आ सकता है जो मनमानी कोर्टों में हो रही है। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या, खासकर फैमिली कोर्ट में 1984 का हमारे यहाँ एक एक्ट बना है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट। उसकी प्रेरणा कहाँ से आई? उसकी चीन के किसी मॉडल को एक लेडी दुर्गाबाई देशमुख थी, वो चीन से देख के आ गई और हमारी कांग्रेस की सरकार ने कानून बना दिया। अब मतलब फैमिली ये कोर्ट्स एक्ट। इसके अंदर बात वही होगी, चीन का माल चले तो रात तक, नहीं तो बेकार है, ये माल बेकार निकला हमारे देश के लिए। फैमिली कोर्ट का बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल। चीन, और, फैमिली और, और फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट चीन से आया और जिसने हमारे देश की फैमिली को ही बर्बाद करके रख दिया। नहीं, उसके आगे, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसे एक सेक्शन कहता है कि फैमिली कोर्ट के जज तो तानाशाह है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पावर नहीं है वो चीज। फैमिली कोर्ट के जज को है कि वो एविडेंस एक्ट को इग्नोर कर सकता है। कोई हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जज को ताकत नहीं है कानून में कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट या अभी जो उसको कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इग्नोर करे। फैमिली कोर्ट का जज वो इग्नोर कर सकता है। इसके लिए फैमिली कोर्ट में जो अनशेंट जजमेंट्स आ रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है, वो है सेक्शन 14, जिसकी वजह से एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। बाकी कोई भी सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर में एविडेंस एक्ट है। इसके लिए जब हस्बैंड कहता है अडल्ट्री के प्रूफ है, जज उसको रिजेक्ट करता है। वाइफ सिर्फ कहती है ये औरत के साथ घूमने गया, हो सकती है उसकी चचेरी मेरी बहन हो, तो अडल्ट्री मान ली जाती है। ये सारी जड़ जो है, हमारे फैमिली कोर्ट एक्ट सिर्फ 25 से 30 सेक्शन है, लेकिन ऐसे एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी सेक्शन है कि उसकी वजह से हो रही है। तो हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो सबसे पहले संसद को फैमिली कोर्ट्स एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, उसके अंदर एक चेंज करना पड़ेगा कि हमारे कोर्ट में, देखो पंजाब में जाओ तो पंजाब सिविल कोर्ट्स एक्ट 1882, महाराष्ट्र में चले जाओ तो बॉम्बे सिविल कोर्ट्स एक्ट 1870, मद्रास में चले जाओगे तो उस समय के जो सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एक्ट है उनमें और फैमिली कोर्ट्स एक्ट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आधे हाई कोर्ट चलते हैं अपने पुराने टाइम के कोर्ट कानून से, आधे चलते हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट से। तो ये बहुत सारी चीजें जुडिशियल क्लैरिटी लानी पड़ेगी और वो संसद ही ला सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि इसमें संसद को ही आना पड़ेगा और संसद ही, विधायिका ही इसमें कार्य कर सकती है कि वो फैमिली कोर्ट को ये बोल सकती है कि फैमिली कोर्ट में कोई दूसरा कोर्ट एक्ट नहीं चलेगा और उसमें वो इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी कर सकती है तो संसद कर सकती है। जो हमें है, हमें तो संसद को ही। आपने अभी संसद के बारे में बोला, लेकिन मैं यहाँ को एक बात कहना चाहूंगा कि जितनी मेरे पास अखबार की कटिंग्स पड़ी हैं, जो अखबारी कटिंग्स 2010 से हैं, मतलब मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले से हैं, 2011-12 की भी है मेरे पास। तब से सरकार कहती आ रही है कि कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इवन देन मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक कपिल सिब्बल की भी एक वीडियो पोस्ट करी अपने चैनल के ऊपर, जो 2013 की है मेरे ख्याल से,
उस टाइम भी कपिल सिब्बल ने कहा था कोर्ट में एटलीस्ट कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होनी ही चाहिए। आउट ऑफ कंट्री में होती है, हमारे देश में क्यों नहीं होता? लेकिन दिक्कत यह है कि इस बात को कपिल सिब्बल ने भी उस टाइम कहा था कि हमारे देश का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के नियम कायदों से बंधी हुई है, तो सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। तो सरकार, ये बात गलत ये बात गलत है। खासकर फैमिली कोर्ट्स एक्ट में अगर केंद्र सरकार एक संसद में लाती है, सपोज सेक्शन 31 में इंडियंस करती है, ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस को ऑफ फैमिली कोर्ट्स वुड बी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड एंड वुड बी प्रिजर्व फॉर 5 years। अगर संसद एक कानून लाती है तो हाई कोर्ट के रूल संसद के रूल को नहीं कर सकते। द रूल मेकिंग पावर ऑफ द चीफ जस्टिस आर सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन लेजिस्लेचर। ये एक मूर्ख बनाया जा रहा है, एक भ्रम फैलाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा। अगर संसद कानून बनाती है तो हाईकोर्ट के रूल मेकिंग पावर्स को ओवरराइड करेगी। चलिए मैंने आपकी बात को बड़ी करता हूँ कि ये काम संसद भी कर सकते हैं, लेकिन बात है कि जज एक न्यूट्रल निष्पक्ष होता है, उसका काम सिर्फ जस्टिस करना होता है सामने वाले पक्ष के ऊपर। तो वो आज की डेट के अंदर क्यों मना करते हैं? कि मेरे को याद है सुप्रीम कोर्ट में जब भी पीआईएल लगती है इसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर देते हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर आपको भी याद होगा कि मैंने भी पता नहीं कितने सारे मेमोरेंडम दे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे ज्ञापन दे रखे हैं मैंने भी, कि कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की जाए, लेकिन किसी एक के ऊपर भी जज क्यों नहीं कंसीडर करते? क्यों नहीं वो करते? सर पार्लियामेंट जब कानून बनाए लेकिन जज अपनी इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं करते इसके लिए? क्या वो जज न्याय नहीं करना चाहते? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल बना नहीं सकता। बना सकता है तो हाई कोर्ट बना सकता है। और हाई कोर्टों के अंदर कैसा होता है, मैं एक बात बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट क्या ज्यादातर इंटरेस्ट रहता है आपको, देखो कई पेटेंट और ट्रेडमार्क लिटिगेशन में। बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख है वो पूरा कॉर्पोरेट झगड़ों में। तो आम आदमी के लिए समय देने के लिए किसी चीफ इसका जस्टिस के पास कहीं समय। कहीं इसका कारण पैसा तो नहीं है? भाई आप ऑब्वियसली जो समझे, अगर मैं कुछ बोलूं तो कल मेरे पे कंटेम्प्ट मैंने आएगा इसीलिए पूछा कि कहीं इसका कारण, मुझे भी नहीं पता ना। मैं तो हम सिर्फ हम तो एज्यूम एज्यूम लगा सकते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि मतलब ऐसे मैटर बड़ी जल्दी सुन लिए जाते हैं, डिस्पोज कर दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन एक फैमिली मैटर, जो एक फैमिली छोटे छोटे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही होती है, सफर कर रहे होते भाई हैं, मैं मतलब बच्चे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उस बोलता टाइम। 29 राज्य है, 29 राज्यों के 28 चीफ जस्टिस के पास दुनिया भर के चीजों के लिए टाइम है, लेकिन फैमिली मैटर्स के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं ये है। हमारे हमारे न्याय व्यवस्था की ये विडंबना है कि छोटे बच्चों का भविष्य कैसे ये लिटिगेशन में बर्बाद हो रहा है, वो किसी को पड़ा नहीं है। नहीं जो पड़ा। देश का भविष्य है उसके लिए नहीं पड़ा है उनके पास। और जैसे कि किसी एमसीडी को फटकार लगानी है या किसी गवर्नमेंट इदारे को फटकार लगानी है, उसमें न्यायपालिका को समय है। और लेकिन सिर्फ न्यायपालिका फटकार लगती है, सिर्फ फटकार लगती है, इम्प्लीमेंट उसका भी नहीं होता। उनके पास इम्प्लीमेंट कराने की पावर्स ही नहीं है। पावर ही नहीं भाई है। सबसे बड़ी एक बात मैं कहता हूँ, उर्दू शब्द है अदालत। अदालती निजाम अपना किबला दुरुस्त करे। जब तक अदालती निजाम अपना किबला दुरुस्त न करे तब तक चीज नहीं हो सकती। जी और जी। हमें एक करना चाहिए, हमें हमारे एरिया के सांसदों को, विधायकों को कहना चाहिए कि आप कम से कम फैमिली कोर्ट एक्ट में अमेंडमेंट करें। हम संसद के किसी एक संसद को कहें कि सारे आप झगड़े छोड़ो, एक अमेंडमेंट लेके आओ कि ऑल देयर इज कंपल्शन ऑफ ऑडियो वीडियो कंपलसरी। कोई कंपल्सरी। ना चीफ जस्टिस को मना कर सकता है, क्योंकि इसको फैमिली कोर्ट्स एक्ट में ही हमें लाना पड़ेगा ऑडियो वीडियो। और दूसरा हमें फैमिली कोर्ट्स एक्ट में लाना पड़ेगा कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट में एविडेंस एक्ट भी लगेगा। क्योंकि चक्कर क्या है कि आज की तारीख में जब फैमिली कोर्ट का जज एक तानाशाह बना है, क्योंकि उसके ऊपर एविडेंस एक्ट नहीं है। नहीं। तो वो जिसको फेवर करना है उस तरह से वो एविडेंस इंटरप्ट कर रहा है। तो ये जो हमारी कमी है वो निकालनी पड़ेगी, और वो संसद को ही करना पड़ेगा। संसद नहीं करी तो हम किसी राज्य में, जैसे पंजाब में, हम पंजाब की गवर्नमेंट भी फैमिली कोर्ट एक्ट में पंजाब अमेंडमेंट ला सकती है, ओके। तमिलनाडु की विधानसभा ला सकता है। तो ये हमें लेजिस्लेटिव रूट से करना पड़ेगा। और हमें दूसरा एक करना पड़ेगा कि आज सबसे बड़ी फैमिली कोर्टों में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? शादियां आज के तारीख में खासकर मेट्रो एरिया में टिकती नहीं है। 2 हफ्ते 4 हफ्ते में लड़की चली गई, तो आप लड़की पढ़ी लिखी एम कॉम एमए से पोस्ट ग्रेजुएट है, क्यों इंटरिम का ना ढकोसला चला रहा? सीधा एविडेंस लाओ और मेंटेनेंस डिसाइड करो ना। आप इंटरिम का ढकोसला जैसे अब दिल्ली में ऐड। जैसे यूके में होता है, जैसे इंग्लैंड यूके के अंदर होता है, वहां पे देखा एक फॉर्म भरा जाता है, विद इन मतलब मैक्सिमम महीने से 2 महीने के अंदर देखा जाता है कि अगर वो साथ रह सकते हैं ठीक है, नहीं तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है उसी टाइम बस। मतलब उनके तो ऊपर भाई एक दूसरे को अलोक एक करने की एक उनकी बात नहीं आती है। चलिए खैर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आज की डेट के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? मैं सिर्फ बेनिफिट्स पूछना चाहूंगा आपसे, बाकी सारी बातें बाद में। बेनिफिट सबसे पहला होगा कि आज जो जजों की मनमानी है,
कुछ एक लोगों ने गिरोह बना दिया है कि स्टार लॉयर है उसी की बात चलती है, वो काफी हद तक कम होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पार्टी पर्सन को धुतकारा जाता है, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। और वैसे फैमिली कोर्ट्स एक्ट में खुद लिखा है कि वकील को रिप्रेजेंट करना कोई हक नहीं, संसद ने खुद कहा है। मार्कंडे काजू काजू के टाइम में वो आए थे वकील, जितना मेरे को याद आ रहा है। पहले पहले। नहीं, वो भी, उसमें भी मैं बताता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने मनमानी की हुई एक लॉबी के सामने। जी जी। जब संसद ने बोला है कि फैमिली कोर्ट्स में वकील का आना है, राइट नहीं है। अब पुणे और महाराष्ट्र में हालत क्या खराब है, महाराष्ट्र में छोटा एक डिस्ट्रिक्ट है उस्मानाबाद, आपने नाम नहीं सुना होगा, उस्मानाबाद में फैमिली कोर्ट की बार एसोसिएशन अलग बनी हुई है। इतनी छोट मतलब एक सिंगल कोर्ट की 12 सेशन अलग है। हाँ, मतलब सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की बार एसोसिएशन अलग है, उस्मानाबाद की फैमिली कोर्ट एसोसिएशन अलग है, पुणे में फैमिली कोर्ट की बार एसोसिएशन अलग है, उसका सेक्रेटरी अलग है। मतलब बताइए। फैमिली कोर्ट में नहीं, और दैट इज व्हाट आई कॉल्ड ए जुडिशियल ओवररीच। जब संसद ने, अभी आप मालूम है सीनियर सिटीजन एक्ट में भी वकील को जाने की परमिशन नहीं थी, उसमें भी हाई कोर्ट ने अपने पावर्स में अलाउ कर दिया। अरे जब संसद कहता है कि ये मामले जल्दी निपटे। जी आपको एक एग्जांपल देता हूं, भारत आजाद होने के पहले भारत में बहुत सी रियासतें थी। तो कर्नाटक में अंग्रेजों के बीच एक जमखंडी करके रियासत थी। आपने एक एक्ट्रेस सुनी होगी, भाग्यश्री। जी। भाग्यश्री के मामा वहां के राजा थे। ओके। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने राज्य में, जमखंडी स्टेट में सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था, और उनके यहाँ सिर्फ गंभीर अपराध है, खून डकैती रेप, उसके लिए कोर्ट केस होती थी। बाकी सारे क्या होते थे, हफ्ते में 2 दिन राजा साहब बैठते थे और वही फैसला कराते थे पंचायती टाइप में। और आज उस गांव के जमखंडी के मुसलमान भी कहते हैं कि हमें उसमें रिलीफ तक कोर्टों में नहीं है। 1948 में जमखंडी भारत का भाग बना, तब से हमारे पे वकील और आ गए। हमारे यहाँ राजा साहब थे, बोलते राजा साहब में मियाँ बीबी का झगड़ा हुआ, तो राजा साहब सीधा कहते थे भाई आपको साथ में रहना है कि रहना है, अलग हो जाओ। राजा साहब 2 तारीख में ही फैसले करा देते थे। और एक बार ट्रिपल तलाक का कांड आ गया, तो हस्बैंड 4 मुल्ला जी को लेके आ गया। राजा साहब ने हस्बैंड को क्या बोला, ठीक है, आप शरीयत के हिसाब से उसको पैसा देना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन वो 2 बच्चे को पाल रही है, आप बच्चों को पालो ना, उसके उसको उसके मुक्त करो। हस्बैंड ने उसमें भी जवाब नहीं दिया। फिर हम्म राजा साहब ने बोला, आप अगर एक नौकरानी रखोगे तब भी तो उसको खर्चा तो दोगे ना, तो हम्म बच्चे पालने के लिए कुछ तो दो। तो हम्म। राजा का न्याय ऐसा था कि बिना कोई सीपीसी जैसा कानून नहीं था, लेकिन 2 तारीखों में फैसले हुए। व्यवहारिक कहते मैं हैं इसको, इसको इसी इसी किताबी ज्ञान नहीं कहते। आज किताबी ज्ञान के अंदर इन्होंने एक आम जनता को उलझा दिया कि हर आदमी कोर्ट में जाए तो उसको पहले बीएनएस पढ़ना चाहिएगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा, कानून पढ़ना पड़ेगा, कोर्ट के प्रोसीजर सीखने पड़ेंगे। अरे भाई, मेरे को रास्ते में अभी मेरा पंगा हुआ किसी से, मैं आधे घंटे बाद, मैं घंटे बाद मैं कोर्ट में गया या पुलिस स्टेशन गया, तो मुझसे कहा जाता है कि आप कौन से कानून के तहत ये करवाने आते हो। मैं कानून पढ़ के आया हूं, मैं पीड़ित होकर यहाँ पे आया हूं। मैं इस बात को यहाँ पे नहीं समझा जा रहा, और इसी का फायदा उठा रहे हैं सारे ही। क्योंकि नहीं, मुझे जब जब आदमी पीड़ित होता है, किसी को नहीं पता कि से किस टाइम। 2.5 से 3 साल पहले मैं जमखंडी गया था कुछ वजह से। तो अच्छा। मुझे एक मुसलमान सज्जन मिले। जी। उन्होंने ही किस्सा सुनाया कि हमारे परिवार में किसी का बेटी का राजा साहब के सामने ट्रिपल तलाक हुआ था, और आप जानते हैं मुस्लिम लॉ में इद्दत के बाद कुछ नहीं मिलता है। फिर भी हम्म राजा साहब ने क्या बोला हस्बैंड को कि भाई हम्म। आप नौकरानी रखोगे उसको तो पैसा दोगे ना। हाँ हाँ। लेकिन नौकरानी, बात है कि दोनों लोगों को रिलीफ मिल गया आपस में, चाहे जैसा मर्जी मिला, पर एक दिमाग एक तरफ हो गया उनका कि राइट क्या रॉन्ग, बस लेफ्ट या राइट, अटके नहीं हुए पेंडुलम की तरह वो। चलिए खैर, क्या नाम है और अब क्या नाम है हम। उन्होंने क्या कहा, ये 2 बच्चे, ये औरत जो पाल रही हो मेरे राज्य के बच्चे हैं, और हिंदू धर्म में तो मुझे कहा गया प्रजापालक भक्त वत्सल, तो मुझे इनके भी इंटरेस्ट देखने हैं। आपको ठीक है, आप शरीयत के हिसाब से आपके धर्म में नहीं है, तो मैं औरत को कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, आप केयर टेकर को फीस दे रहे हो। हम्म उन्होंने एक चीज, और जो मुल्ला हाफिज थे वो भी हम्म कुछ राजा साहब का मुकाबला नहीं कर पाए। तो हम्म इंसाफ ये होता है, वो कितने तारीख में हुआ, एक डेट में गए, हम्म। उन्होंने लड़के को सुनकर हस्बैंड को बुला दिया, दूसरे डेट में 40 मिनट के अंदर राजा साहब ने फैसला करके राज आज्ञा निकाल दी। रास्ते निकाल दिए, बताइए, बस काम खत्म हो गया। और आज 40 साल तक फैसला नहीं होता। नहीं, जब वहां के उस मुसलमान ने क्या बोला, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा तो पहले वकील में टेक्निकलिटी से लेके डेट होगी, कब तारीख होगी, कब फैसला आएगा, फैसला आने के बाद फिर कितने अपील होंगे मुझे मालूम नहीं है। एक्चुअली में मेरा, तो इसी देश मैं आपसे यही आपको बताना चाहता हूँ, मैं चाह रहा था आप इस बात को बोले, आपने खुद बोल दिया। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से सबसे पहले जो कोर्ट प्रोसीजर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कोर्ट प्रोसीजर है, इसके अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाएगा कि भैया जी क्यों बुलाया भाई जाता मैं है, क्यों क्यों एक डेट दो। आप आपके पास मान लीजिए 10 डेट है आपके पास, 10 डेट के अंदर आप 10 बार कोर्ट गए, पर 10 बार उस डेट में कोर्ट में हुआ क्या, वो 10 की डेट ऑर्डर की शीट नहीं बताती है ढंग से, लेकिन वो वीडियो फाइल बता देगी आपको कि आज आपने 2 मिनट लगाए कोर्ट के अंदर, आज आपको 3 मिनट मिले, आज आपको 1 मिनट मिला, आज 1 मिनट मिला या नहीं मिला।
इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन मतलब दिखेगा आफ्टर ऑल कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और आज एक इंडिया में एक शब्द आया, क्लास स्टार लॉयर्स। हाँ। स्टार लॉयर्स का मतलब क्या है कि आप आम आदमी 200 500 6,000 रुपया वाला लॉयर ले रहे, एक आदमी ला रहा है 20,000 का। जी हाँ। वो वो 20,000 का लॉयर जो इन्फ्लुएंस डाल के जो फैसले ले सकता है, द पार्टी मे नॉट हैव मेरिट ऑफ द केस, जी। वो चीज ऑडियो वीडियो में आ जाएगी। जो एक छोटा आदमी, आम आदमी, खुद पार्टी पर्सन या छोटे लेवल का लॉयर लाके भी कर रहा है, उसको भी रिलीफ मिलेगा। मैं अब तो देखता रहा हूँ, जैसे आप भी हो गए, मेरे को ऐसे मतलब कई ऐसे लिटिगेंट मिल रहे हैं जो इतनी नॉलेज रखते हैं कि अगर मैं हिसाब जैसे मान लीजिए 25 लाख वकील हैं, तो 25 लाख में से आप 10 लाख वकील के ऊपर आपकी नॉलेज ऊपर भारी पड़ेगी, जितना मैं मतलब आप जैसे लोग, बहुत से लोग लॉ की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ लॉ की नॉलेज की बात कर रहा हूँ बस मैं। सर टिप्स। एक एक किस्सा मैं बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। हाँ, और ये उस देश में हो रहा है जहां तो दुनिया को जूरिस्प्रूडेंस का उद्भव ही भारत में हुआ। हाँ जी। आप मलयालम रामायण पढ़िए, उसमें एक केस आया कि कोतवाल जी राम, भगवान राम के सामने एक चोर को लेके आ गए। जी। राम जी ने को कोतवाल को पूछा, आपने इसको चोरी करते हुए देखा है? हम्म। कोतवाल ने कहा नहीं। हम्म। बोलते फिर किसकी शिकायत है? तो बोलते एक औरत ने शिकायत दी है। उस हम्म। औरत को पूछा, आपने देखा? नहीं। तो हम्म। वो उन्होंने बोला, ये भी वो हो गया। फिर उसने बोला, मेरे बहन ने कहा है। अच्छा। तो उन्होंने उनके कहा बहन को पुला, वो बोलते बहन गांव, बाहर गांव गई है। फिर हम्म। राम जी ने कोतवाल को डांटा और हम्म। कोतवाल को कहा कि आप कैसे आदमी को बेड़ी लगा नहीं ला सकते, कुछ सबूत होने चाहिए। सबूत, उस टाइम का सबूत होने चाहिए, मतलब उस भाई, टाइम। जब नहीं, आपने जब स्टेटमेंट दिया तो किसी का प्राइम होना चाहिए। आपने जिस औरत की बात पे आपने अटैक किया, वो तो डायरेक्ट विटनेस है नहीं। उसने भी हम्म। किसी तीसरे बंदे ने कहा, उसके ऊपर किया हुआ है। जी जी उसके बाद भगवान राम ने उनके लिए एक सीनियर स्कॉलर जयनाथ करके थे, जी। वो जयनाथ को कहा कि आपके वकील रहेंगे। अच्छा। और फिर जयनाथ के थ्रू चोर ने ये कहा कि मेरे पास, मैं वहां एक कुतिया है जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया, उनके बच्चों के साथ मैं खेल के खिलाना चाहता हूँ, वो मेरी साक्ष्य है। अच्छा। तो भगवान राम ने कहा कि हम, हमारे राज्य में कोई ऐसा विद्वान है जो कुत्तों की या जानवरों की भाषा समझता है, हम्म। उसको लाओ। उसको लाके भगवान ने उसको वो साक्ष्य लिया। तो कुतिया ने साक्ष्य दिया कि इसकी बहन आके चोरी करके माल ले जाती है, ये आदमी तो निर्दोष है। हम्म। तो चलिए इसका कहने, अनुपम जी, नहीं इसका एक काम करते हैं, अभी ये हमारी चर्चा ना ये थोड़ी सी भटक रही है, तो अभी मैं इस चर्चा को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी क्या नाम है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर जो आपके अनुभव है उसको दोबारा फिर कभी शेयर करते हैं। ठीक है। नहीं, देखो मेरा मेरा ये कहना है, एक ही लास्ट कहना चाहूंगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये कोई एंड नहीं है। इट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर जुडिशियल एंड रिफॉर्म्स। कभी नहीं जब होता रिफॉर्म के लिए, किसी भी मशीनरी के अंदर जैपनीज मशीन बनाते हैं या कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, मोबाइल के पहले कैसा शुरू हुआ था और आज मोबाइल कैसा है, मैं भी नहीं कह रहा एंड्स है, लेकिन बात है कि कम से कम इससे ट्रांसपेरेंसी तो आएगी, अकाउंटेबिलिटी इससे तो आएगी। और इस और आज की आज की काफी डेट की आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा कमी इन दो चीजों की, हमारे हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर ये देखो दो ऑडियो चीजें आएंगी। वीडियो, खासकर दिल्ली जैसे जगह जहाँ फैमिली कोर्ट के जजों ने जो कुछ मनमानियां चला के रखी है, जी। जैसे कि लिटिगेशन एक्सपेंस, एक जैसे कि हम ये बांट, रेवड़ियां बांटने की तरह कोर्टों में दिल्ली में लिटिगेशन एक्सपेंसेस बांटा जा रहा है, बिल्कुल जिसको बना कोई कानून का नहीं पैकेज है। दिए जा लोगों रहे ने हैं। आरटीआई लगाई, कोर्टों में आरटीआई लगाई, तो जज ये नहीं कह पा रहे कि भाई कौन सा सर्कुलर है कि यहाँ तक कि जहां लड़कियों ने डाइवोर्स के केस डाले, वो 125 डाले, वहां भी आप लिटिगेशन एक्सपेंस दे रहे हो। जबकि लीगल एड एक्ट में लिखा हुआ है कि लड़की को फ्री गवर्नमेंट वकील मिल सकता है, तब आप लिटिगेशन एक्सपेंसेस का हस्बैंड पे अननेसेसरी बोझ क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल तो रहे हैं? एक साइड की जस्टिस है, यहीं से शुरू है। लेकिन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो कम से कम ये नॉनसेंसेस जो चल रहे हैं कि आप जबरदस्ती लिटिगेशन एक्सपेंसेस बांधो, काफी हद तक खत्म हो जाएंगे ये। ये खत्म हो जाएंगे। देखो वर्चुअली आज फैमिली कोर्ट्स का माहौल इतना दिल्ली में खराब है कि अगर रिफॉर्म्स टाइम पे नहीं हुए तो एक ज्वालामुखी भड़क सकता है। ज्वालामुखी लोगों के अंदर पता नहीं क्या, वो कोई कायरता आ गया, क्या नाम है, या फिर क्या डर सा आ गया कि लोग जुडिशरी के खिलाफ कोई बात करना चाहते भी नहीं है, सिर्फ अन्याय सह रहे हैं, सिर्फ मेरा मानना ही है, सिर्फ अन्याय सह देखो रहे हैं। हर तारीख पे जाके इनजस्टिस होता है उनके साथ में, एवरी डेट के ऊपर, कोई एक डेट ऐसी नहीं है जहाँ पे उनके कुछ उनके उसमें खिलाफ होता हो, लेकिन देखो बात सारी हो जाती है अन्याय बिल्कुल भी। ज्यादा अन्याय ज्यादा चलता नहीं, अन्याय के चलते ही फ्रेंच क्रांति हुई थी। सर सेवेंटी तो फाइव जो ईयर तो हो गए हमारे देश के अंदर क्या नाम जुडिशरी का अन्याय चलते हुए। तो भाई वो और 25 साल चले और 30 साल चले, कभी ना हाँ कभी ये अन्याय को कभी तो ना, पार। बात कभी ना कभी नहीं, की बात तो हमारे
उसके बाद हम तो आज अपनी लाइफ है ना, हमारी लाइफ उस टाइम होगी या नहीं होगी, तो हमें तो आज देखना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी देखना है, उसके लिए सारी बात इसलिए है। गुलशन एक सजेशन है कि हम लोग हमारे सांसदों को और हमारे विधायकों को एक मेमोरेंडम करें कि फैमिली कोर्ट एक्ट में चाहे तो संसद में चाहे तो राज्य विधानसभा से आप कंपलसरी करने के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट में अमेंडमेंट करें। इवन दिल्ली की विधानसभा भी कर सकती है, रेखा गुप्ता जी भी कर सकती है। अगर हम्म। दिल्ली असेंबली एक लॉ बनाती है तो हाईकोर्ट मना नहीं कर सकता। इट वुड ऑलवेज प्रिवेल, द लॉ इज वेरी क्लियर। कोई एक स्टेट की विधानसभा ये रूल बना दे कि भाई हमारे स्टेट में जितने फैमिली कोर्ट एक्ट में ऑडियो इस वीडियो मामले के रिकॉर्डिंग होगा। ऊपर मैंने पिछली गवर्नमेंट के ऊपर मैंने केजरीवाल जी को, क्या नाम है, सोमनाथ भारती इस टाइम लॉ मिनिस्टर थे, उनको मेमोरेंडम दिए थे, लेकिन इनके पास डस्टबिन बहुत बड़ी है, पता नहीं इतनी बड़ी, वो भरने का नाम नहीं लेती है, रिप्लाई भी नहीं देखो करते। बात है, डस्टबिन का रिप्लाई भी नहीं सवाल करते नहीं है। हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि देखो मेमोरेंडम इनके पास ना इस तरह के ज्ञापन मेमोरेंडम बहुत कम जाते हैं, अगर बड़ी संख्या में जाए तो इम्पैक्ट इसलिए होता है। इसलिए हम कहते हैं हम सबसे पहले काम करें कि दिल्ली में हम लोग रेखा गुप्ता के ऊपर कम से कम 2000 मेमोरेंडम्स अगर चले जाते तो मैं बोलता हूँ चीफ मिनिस्टर इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ जी। हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 2000 मेमोरेंडम जाए कि दिल्ली गवर्नमेंट फैमिली कोर्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट करे। सेंटर बाद में करता रहेगा। जी हाँ। तब भी कुछ इसमें मेरा लास्ट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के अंदर आएगी फिर, यस, उसके बिना। हम सबसे पहले कैंपेन शुरू करें कि हम दिल्ली गवर्नमेंट को कहें कि आप दिल्ली में देखिए, अमेंडमेंट कैंपेन लेके आओ। करने के लिए मैं कैंपेन करने के लिए फिर मैं आपसे कहता हूँ, कैंपेन इस तरह सोशल मीडिया आमने सामने बैठ के नहीं होता। कैंपेन के लिए व्यक्ति को सड़क पे उतरना पड़ता है, डोर टू नहीं, डोर सबसे जाना पहले पड़ता है उसको, तभी होता है सबसे कैंपेन। पहले कैंपेन के लिए आप सबसे बोलेंगे पहले मैंने पिटीशन, मैं क्या, कोई भी बोलेगा कि पिटीशन मैंने इसको ऑनलाइन बना दी, ऑनलाइन इसको साइन करके इसको डिस्पैच कर दो। ऑनलाइन पिटीशन से कुछ नहीं होता, जितना कि पेपर वर्क हार्ड वर्क से फर्क पड़ता है। इसलिए इसलिए हमें सबसे पहले मेमोरेंडम बना के लोगों के साइन लेके पहले सीएम को सबमिट करना वही चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसके आपसे, बाद तो साइन करने के उसके लिए बाद हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, सोशल वो मीडिया तो को छोड़। करना ही पड़ेगा। हाँ, घर से बाहर निकलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अगर हम बोलेंगे कि मैंने आपने मेरे से जूम पे मीटिंग कर ली, मैंने आपसे जूम पे मीटिंग कर ली, नहीं होगा। घर से गुलशन जी, चाहे रोज की आधा घंटा निकलो घर से बाहर, सिर्फ आप, मैं तो कहूँ सिर्फ आधा घंटा दीजिए, आप 8 घंटे मत दीजिए। आधे घंटे में कम से कम 2 आदमी को तो कन्विंस करेंगे ना आप, इतना भी काफी है। गुलशन जी, मेरा लास्ट में एक है कि अभी 19 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद हम्म। हम लोग मई में एक प्रोटेस्ट रखते हैं इसके लिए जंतर मंतर पे। भले भले सर, 20-30 लोग आए। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट से पहले क्या नाम है इसकी, क्या नाम है, कंपेनिंग करनी पड़ती है किसी भी चीज की। तो एक कंपनी का हमें इसको एक कंपनी का मॉडल देना पड़ेगा कि हमने कंपनी, मान लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट आई है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारा एक सामान है जिसको बेचना है हमने, इसको इस ढंग से सोच के हाँ, ले लिए। इसको अगर बेचना है तो हमें घर से घर निकल कर डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा इसका। बिना अगले कैंपेन किए 19 तारीख जंतर मंतर में 4 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। देखो हम 19 के बाद एक काम करते हैं। 19 के बाद हम लोग को और एक मीटिंग लेते हैं और लोगों को जोड़ते हैं और आगे का रास्ता करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट का तो दरवाजा खटखटाए। मैं वही कह रहा हूँ, हमें जो भी करना है उसके लिए सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा आपको रोज का देना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। मैं तो देने को तैयार हूँ, आप भी तैयार है आधा और भी आधा लोग तैयार आधा आधा घंटा सोशल मीडिया पे देंगे, जूम मीटिंग पे देंगे, वो यूजलेस है, वो मैं उसको भी मानता हूँ, मैं हमारे विचार पहुंच रहे हैं, लेकिन जब तक हम बाहर निकल के लोगों से बात करेंगे तब लोग हमारे साथ में खड़े होंगे आगे। हैं। वो तो अदरवाइज बिल्कुल सही है। इस तरह कोई फायदा नहीं है। हर आदमी अपने घर बैठा, अपने एसी अंदर बैठा, वो जूम मीटिंग कर सकता है, क्या फायदा उसको। बात है, घर से बाहर इससे निकलना पड़ेगा उसके लिए। कुछ नहीं होगा। चलिए, इसी बातों इस चर्चा का भी विराम देते हैं अभी हम, तो दोबारा मिलते हैं कि कुछ कोशिश करेंगे अच्छा करने के लिए। चलो, धन्यवाद। कोशिश कोशिश तो रहेगी। हाँ जी, कोशिश धन्यवाद। ज्यादा ही रहेगी। जी जी।